अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हश्तम साइंस का चौथा बाब मादी अशिया, धात और गैर धात, मटीरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस सबक का तीसरा और आखिरी पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, और साथ ही हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इस्तेफ़ादा करें। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। तो पार्ट वन, इस सबक के पार्ट वन में हमने धातों और गैर धातों के तबई खुसूसियात से मुतालिक पढ़ा था, और इसी तरह से इस सबक के पार्ट टू में हमने धातों और गैर धातों के कीमियाई खुसूसियात से मुतालिक पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम मज़ीद धातों और गैर धातों की खुसूसियात और उनके तामुलात से मुतालिक पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला उन्वान है, असास के साथ तामुल, यानी धातों और गैर धातों का असास के साथ तामुल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो धात एल्यूमिनियम का तामुल सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर एल्यूमिनियम एक धात है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक असास है। धात और असास का तामुल से जुड़ा एक वीडियो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक कोनिकल फ्लास्क, पानी, और यहाँ पर एल्यूमिनियम धात है। अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का महलूल तैयार किया जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के महलूल को यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में डाला जा रहा है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम धात को डाला गया है। तो यहाँ पर इसको हिलाया जा रहा है ताकि तामुल अच्छी तरह से वाक़िया हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलबुले उठना शुरू हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर तामुल शुरू हो चुका है और इस दौरान एक गैस भी खारिज हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं बुलबुले यहाँ पर उठ रहे हैं। एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान तामुल हो रहा है और इस दौरान हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। अब ये हाइड्रोजन गैस ही है, इसका हम कैसे पता लगाते हैं कि अगर हम माचिस की तीली को इसके सामने लाते हैं तो ये पॉप के आवाज़ के साथ जल उठती है। हाइड्रोजन गैस पॉप के आवाज़ के साथ जल उठती है। तो इस वीडियो से हमें पता चला कि जब धातें असास के साथ तामुल करती हैं तो हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। तो जो काम, अमली काम हमने अंजाम दिया है, ये उस्ताद के ज़रिए अंजाम दिया जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड महलूल को तैयार करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकियों को प्लास्टिक की कफचा स्पैचुला की मदद से ही उठाएं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड महलूल की शक्ल में नहीं होता, वो टिकियों की शक्ल में होता है। तो जब उसको उसके डिब्बे में से निकाला जाता है तो हाथ से ना निकालें, बल्कि कफचा, प्लास्टिक से बना कफचा या स्पैचुला का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकालें। ठीक है, ये इस बात का ध्यान हमें रखना है। अब नेक्स्ट जो है, धातें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं। जैसा कि हमने वीडियो में देखा, एल्यूमिनियम धात सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती है। अब नेक्स्ट जो है, असासों के साथ गैर धातों के तामुलात पेचीदा होते हैं। धातें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी असास के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं, जबकि गैर धातों का असासों के साथ जो तामुलात हैं वो क्या हैं, पेचीदा होते हैं। यहाँ हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, आइंदा क्लासेस में आप इनके मुतालिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, हिटाव तामुल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो कॉपर सल्फेट और आयरन के दरमियान होने वाले तामुल को 7वीं जमात में अंजाम दिया गया था। तो आपने
कॉपर सल्फेट और आयरन के दरमियान होने वाला जो तामुल है उसे पिछली क्लास यानी 7वीं जमात में पढ़ा था कि जो तामुलात के अक़साम हैं जैसे इत्तेहादी तामुल है, हिटाव तामुल है, दोहरा हिटाव, इस तरह से तामुलात के अक़साम को आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हिटाव तामुल के लिए हम यहाँ पर एक अमली काम को अंजाम देंगे। 100 मिलीलीटर के 5 बीकर लीजिए और इन पर A, B, C, D और E लिख दीजिए। तो हमें 5 बीकर लेना है 100 मिलीलीटर वाले और उनको नाम देना है A, B, C, D और E। हर बीकर में तकरीबन 50 मिलीलीटर पानी लीजिए, यानी हर बीकर में हमें 50 ml पानी लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये काम हमें करना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 बीकर हैं और उन्हें नाम दिया गया है A, B, C, D और E। पांचों बीकर्स में हमने 50 ml पानी लिया हुआ है। अब इसके बाद में क्या करना है, शक्ल में दी गई अशिया में से एक एक चमचा हर एक बीकर में मिलाइए। यानी यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं हर एक बीकर में हमें मिलाना है। तो सबसे पहले बीकर ए में कॉपर सल्फेट और जिंक के दाने। तो पहले बीकर में हम क्या डालेंगे, बीकर ए में कॉपर सल्फेट CuSO4 और जिंक के दाने। इसी तरह से बीकर बी में जो हम डालेंगे कॉपर सल्फेट और लोहे की कील Fe। इसी तरह से जो बीकर सी है इसमें हम जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन, इसमें यहाँ पर सी बीकर में। और इसी तरह से बीकर डी में आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन। और इसी तरह से जो आखिरी बीकर यानी बीकर ई में हम जिंक सल्फेट और लोहे की कील को डालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नीला रंग है किस वजह से, कॉपर सल्फेट है, इसमें कॉपर सल्फेट और जिंक है। दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट और लोहे की कील है। इसी तरह से तीसरे बीकर में जिंक सल्फेट और तांबे की छीलन। चौथे बीकर में आयरन सल्फेट और तांबे की छीलन। और जो आखिरी बीकर है यहाँ पर जिंक सल्फेट और लोहे की कील। इस तरह से हमने 5 अलग अलग बीकर्स में अलग अलग अशिया को यहाँ पर डाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ है, बीकर को कुछ वक्त के लिए बगैर हिलाए रहने दें। यानी ये तमाम चीज़ें डालने के बाद में बीकर को हिलाना नहीं है बल्कि उन्हें ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बीकर में अशिया हमने डाली थी, बीकर में मौजूद चीज़ों का यहाँ पर रंग बदल गया है। तो ये रंग क्यों तब्दील हो गया, क्योंकि ये नीला था, इसका भी रंग बदल गया है, इसका ये भी नीला था और इसका रंग यहाँ पर हरा नजर आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें क्यों हुई, चलिए पता लगाते हैं। तो बीकर ए में जिंक धात तांबे के सल्फेट से तांबे को हिटा देती है। तो यहाँ पर पहले बीकर में क्या लिए थे हम, कॉपर सल्फेट और जिंक लिए थे। तो यहाँ पर जिंक जो है क्या करती है, तांबे के सल्फेट से कॉपर को हिटा देती है और वहां पर क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। तो यहाँ पर कौन किसे हटा रहा है, जिंक जो है कॉपर को हिटा देती है। ठीक है, नेक्स्ट, इसीलिए तांबे के सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है। इसीलिए इसका जो रंग है, क्योंकि यहाँ पर जिंक जो है तांबे के सल्फेट से तांबे को हिटा देने की वजह से इसका जो नीला रंग है वो गायब हो जाता है और लाल रंग के तांबे का सफूफ बीकर के पेंदे में जमा हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो तह है, इसके नीचे क्या है, तांबे का सफूफ, लाल रंग का तांबे का सफूफ यहाँ पर नीचे तह में जमा हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसको अगर हम मसावात की सूरत में देखें तो यहाँ पर जिंक है और ये तांबे का सल्फेट या कॉपर सल्फेट है जो नीले रंग का होता है। अब यहाँ पर क्या करता है, इस तामुल में
जिंक जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को हिटा रहा है, तो कॉपर अलग हो गया और ये क्या बन गया यहाँ पर जिंक सल्फेट बनता है और ये कॉपर अलग हो जाता है और ये बीकर की तह में जमा हो जाता है। तो जिंक कॉपर को यहाँ पर हिटाया, तो इस तरह से ये एक हिटाव तामुल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है। अब नेक्स्ट बीकर बी, दूसरा बीकर हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो बीकर बी में लोहा धात तांबे के सल्फेट से तांबे को हिटा देता है। अब दूसरे बीकर में हमने क्या लिया था, तांबे का सल्फेट लिया था यानी कॉपर सल्फेट और लोहा लिया था। तो अब लोहा तांबे के सल्फेट से तांबे को हिटाता है, इसीलिए तांबे के सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है और महलूल का रंग हरा हो जाता है। किसकी वजह से, आयरन सल्फेट की वजह से वो हरा हो जाता है और लाल रंग के तांबे का सफूफ बीकर के पेंदे में जमा हो जाता है। तो यहां पर भी इस तामुल में भी क्या हो रहा है, तांबे के सल्फेट से या कॉपर सल्फेट से कॉपर को कौन हिटा रहा है, यहाँ पर लोहा हिटा रहा है और तांबा अलग हो रहा है, जिसकी वजह से जो महलूल का नीला रंग गायब हो जाता है और महलूल का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। ये हरा किस वजह से हो रहा है, आयरन सल्फेट की वजह से हो जाता है। और यहाँ पर भी जो लाल रंग का जो तांबे का सफूफ है वो मेख पर, बीकर की तह में मेख पर जमा हो जाता है। अब इससे जुड़ा अगर हम मसावात को देखेंगे तो यहाँ पर लोहा है और ये कॉपर सल्फेट है जो नीले रंग का होता है। अब यहाँ पर क्या है, लोहा जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या है, हिटा देता है, कॉपर अलहदा हो जाता है और लोहा क्या बन जाता है, यहाँ पर लोहे का सल्फेट जो कि हरे रंग का महलूल बन जाता है। लोहे का सल्फेट या आयरन सल्फेट जिसका रंग हरा होता है और यहाँ पर तांबा अलग होकर के बीकर के तह में जमा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बीकर बी हो गया, तो बीकर सी में हमने क्या चीज लिए हैं, जिंक सल्फेट ZnSO4 और उसमें क्या मिलाए हैं हम, तांबे की छीलन Cu, कॉपर को मिलाए हैं। तो चलिए क्या देखते हैं क्या होता है। तो बीकर सी में कोई तब्दीली नजर नहीं आई, बीकर ए और बी में तब्दीली हमें नजर आई, महलूल का रंग वहां पर बदल गया, जबकि बीकर सी में हमें कोई तब्दीली नजर नहीं आई। लिहाजा हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को हिटाने का अहल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कॉपर है, ये कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को हिटाने का अहल नहीं है, क्योंकि जिंक कॉपर और आयरन के मुकाबले में ज्यादा तामुल पजीर है। कॉपर नहीं हिटा सकता जिंक को, क्योंकि जिंक ज्यादा तामुल पजीर है। किसके मुकाबले में, कॉपर और लोहे के मुकाबले में ज्यादा तामुल पजीर कौन है, जिंक है। इसी वजह से कॉपर क्या है, जिंक को हिटा नहीं सकता, इसीलिए हमें बीकर में कोई तब्दीली नजर नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बीकर सी में हिटाव का तामुल नहीं हुआ। तो कीमियाई तामुलात से हम ये उसूल अखज़ कर सकते हैं कि कम तामुल पजीर शय ज्यादा तामुल पजीर शय को हिटा नहीं सकती, जबकि ज्यादा तामुल पजीर शय कम तामुल पजीर शय को उसके मुरक्कब से उसे हिटा सकता है। इसी तरह से बीकर डी की भी अगर हम मिसाल लेंगे तो आयरन सल्फेट, यहाँ पर ये क्या है, लोहे का सल्फेट और उसके साथ क्या है, तांबे की छीलन है। तो यहाँ पर भी तांबा लोहे को नहीं हिटा सकता, क्योंकि लोहा जो है तांबे से ज्यादा तामुल पजीर है, या लोहा यानी आयरन ज्यादा तामुल पजीर है और कॉपर जो है कम तामुल पजीर है, इसीलिए कॉपर लोहे को यहाँ पर नहीं हिटा सकता। इसी तरह से बीकर ई की अगर हम मिसाल लें तो यहाँ पर भी वही चीज है, जिंक सल्फेट और लोहा हमने लिया, तो लोहा जिंक को नहीं हिटा सकता, क्योंकि यहाँ पर जिंक ज्यादा तामुल पजीर है और लोहा जिंक के मुकाबले में कम तामुल पजीर है। तो लोहा
जिंक सल्फेट से जिंक को नहीं हटा सकता। तो इन तमाम तामुलात से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि एक ज़्यादा तामुल पजीर धात कम तामुल पजीर धात को हटा सकती है। जिंक कॉपर को हटा सकता है। ज़्यादा तामुल पजीर वाली धात कम तामुल पजीर वाली धात को हटा सकती है, लेकिन एक कम तामुल पजीर धात ज़्यादा तामुल पजीर वाली धात को नहीं हटा सकती, यानी तांबा जिंक को नहीं हटा सकता, लोहा जिंक को नहीं हटा सकता। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तामुल पजीर शय कौन सी है? जिंक। और उससे थोड़ा कम कौन है? आयरन यानी लोहा। और सबसे कम तामुल पजीर कौन है यहाँ पर? कॉपर। तो कॉपर सबसे कम तामुल पजीर है। उससे थोड़ा ज्यादा तामुल पजीर कौन है यहाँ पर? आयरन। और सबसे ज्यादा तामुल पजीर जो धात है वो जिंक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो उन्वान है, धातों और गैर धातों का इस्तेमाल, यानी धातों और मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मशीनों, मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों, सैयारचों, सनाती साजो सामान, खाने पकाने के बर्तन, पानी के बॉयलर वगैरह बनाने में धातों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या आपको अंदाज़ा हो गया कि धातों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि धातों की जो खुसूसियात हैं, धातें वर्क पजीर हो सकती हैं, तार पजीरी की जा सकती है, धातें चमकदार होती हैं, बरकी रो और हरारत के अच्छे मौसिल होती हैं। तो ये तमाम खुसूसियात धातों में मौजूद होने की वजह से इन तमाम चीज़ें बनाने में धातों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट गैर धातों के कुछ दिलचस्प इस्तेमालात यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इनका सही अंदाज़ा लगाइए। तो यहाँ पर पहेलियों की सूरत में आपको गैर धातों के नॉन मेटल्स के इस्तेमालात बताए जाएंगे। तो आपको पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी गैर धात का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक गैर धात जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसे सभी जानदार सांस लेने के दौरान अंदर लेते हैं। तो बहुत बिल्कुल आसान है, एक पहेली की शक्ल में आपके लिए दिया गया है। तो आपको पता लगाना है कि वो कौन सी गैर धात है जिसे हम सांस लेने के दौरान अंदर लेते हैं। तो आप अपने जवाबात के साथ तैयार रहिए, आगे हम इसके जवाबात को देखते हैं। नेक्स्ट, दूसरी जो चीज़ है गैर धात जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़रों में पौधों की नशोनुमा के लिए किया जाता है। अब ये ऐसी गैर धात है, नॉन मेटल है, जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइज़रों यानी कीमियाई खादों में पौधों की नशोनुमा के लिए किया जाता है। तो आप बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा रहे हैं। आप अपने जवाब के साथ तैयार रहिए, आगे तमाम होने के बाद में हम इनके जवाबात को देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इस्तेमाल देखेंगे। तो गैर धात जिसका इस्तेमाल पानी को साफ करने के अमल में किया जाता है। पानी को साफ करने के लिए कौन सी गैर धात का इस्तेमाल होता है? तो चलिए आप सोचते रहिए। अब नेक्स्ट जो चीज़ है गैर धात जिसके बैगनी रंग के महलूल का इस्तेमाल जख्मों पर जरासीम कश दवा एंटीसेप्टिक के तौर पर किया जाता है। ऐसा बैंगनी रंग का जो महलूल है जिसे हम एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन सी गैर धात है? पता लगाइए। अब नेक्स्ट जो आखिरी यहाँ पर दिया गया है, पटाखों में इस्तेमाल होने वाली गैर धात। जो पटाखों में कौन सी गैर धात इस्तेमाल होते हैं? तो उम्मीद है कि आपने तमाम जवाबात को पता लगाए होंगे। तो चलिए इनके जवाबात को देखते हैं। तो एक गैर धात जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसे सभी जानदार सांस लेने के दौरान अंदर लेते हैं, तो आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन। यानी ये कौन सा ये गैर धात है, ऑक्सीजन
गैर धात है जिसे तमाम जानदार सांस लेने के दौरान इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं। नेक्स्ट, गैर धात जो फर्टिलाइजर्स यानी खादों में इस्तेमाल की जाती है, मसनूई खाद में पौधों की नशोनुमा के लिए, तो आपका अंदाज़ा यहाँ पर भी सही है और वो गैर धात है नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये भी क्या है, गैर धातें हैं जिन्हें फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किया जाता है, खास करके जो NPK खाद होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम खाद। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, गैर धातें हैं जिन्हें फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट, गैर धात जिसका इस्तेमाल पानी को साफ करने के अमल में किया जाता है, तो इसका जो जवाब है क्लोरीन। तो क्लोरीन को जो है पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरीन एक गैर धात है। इसी तरह से एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल होने वाली जो गैर धात है आयोडीन, ठीक है। इसी तरह से जो पटाखों में इस्तेमाल होने वाली गैर धात है सल्फर और फास्फोरस। सल्फर और फास्फोरस को पटाखे तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपके जो अंदाजे थे वो बिल्कुल सही हुए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पहेली का सवाल है, मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये इनके अंदर किस शक्ल में होता है। तो ये पहेली का सवाल है। चलिए आप इसके सवाल को पता लगाने की कोशिश कीजिए। हम बाद में इसका जवाब देखते हैं कि पौधों में मैग्नीशियम किस शक्ल में और कहाँ पाया जाता है। इसी तरह से बूझू के लिए भी एक सवाल है, डॉक्टर ने बताया कि मेरे जिस्म में आयरन की कमी हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि मेरे जिस्म में आयरन की कमी यानी लोहे की कमी हो गई है, मेरे जिस्म में आयरन कहाँ है। तो इस तरह से पहेली के लिए एक सवाल है और बुझू का भी एक सवाल है। तो आपने, उम्मीद है कि आपने इसका जवाब पता लगाया होगा। तो पौधों में जो मैग्नीशियम है क्लोरोफिल के मरकजी सालिमे के खामिरों में पाया जाता है। अगर मुख्तसर तौर पर आपको याद रखना है तो क्लोरोफिल में क्या है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और बुझू का जो सवाल था कि आयरन हमारे जिस्म में कहाँ है, जैसा कि मैं समझता हूँ कि आपने सही अंदाजा लगाया है। तो आयरन हमारे जिस्म में खून के सुर्ख ज़र्रात के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो खून के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, सुर्ख ज़र्रात में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन में क्या है, लोहा, आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है, तो 7वीं जमात में आपने पढ़ा है कि कीमियाई तामुल के नतीजे में नई अशिया पैदा होती हैं। ये अशिया इन अशिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं जिनके दरमियान कीमियाई तामुल होता है। यानी जब दो अशिया कीमियाई तामुल करते हैं तो क्या बनती है, एक नई शय बनती है और वो शय पहली चीज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अब अगर किसी शय को कीमियाई तामुल के ज़रिए ठंडा करने पर, गर्म करने पर बर्क पाशीदगी इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए मज़ीद तहलील ना किया जा सके तो ये अंसर कहलाती है। यानी अब किसी शय को कीमियाई तामुल के ज़रिए हम ठंडा करने पर या गर्म करने पर या बर्क पाशीदगी इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए मज़ीद तहलील नहीं कर सकते। मज़ीद क्या है, उसे हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हम आम ज़बान में कहें या उसे तहलील ना किया जा सके तो ये अंसर कहलाती है। गंधक एक अंसर है, इसी तरह से लोहा, कार्बन भी अनासिर हैं। अंसर की सबसे छोटी इकाई एटम है। अंसर के नमूने एक ही किस्म के एटम से बने होते हैं, यानी एक अंसर जो है एक ही किस्म के एटम यानी जौहरों से बना होता है। अंसर में तबई तब्दीली के दौरान इनके एटमों पर कोई असर नहीं होता। यानी अंसर में अगर तबई तब्दीली, फिजिकल चेंज हो रहा है तो उसके एटमों पर कोई तब्दीली, कोई असर नहीं होता। मिसाल के तौर पर रकीक सल्फर का एटम ठोस या बुखाराती सल्फर जैसा ही होता है। यानी
रकीक सल्फर का एटम, यानी माया हालत में अगर सल्फर है तो उसका जो एटम है ठोस या बुखाराती सल्फर जैसा ही होता है। तो कोई चीज, कोई अंसर ठोस से माया, माया से गैस में तब्दील होता है तो उसके एटमों पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि ठोस से माया, माया से गैस, ये हम कौन सी तब्दीली कहते हैं इसको? तबई तब्दीली। तो तबई तब्दीली की वजह से एटमों पर कोई असर नहीं होता। अब नेक्स्ट, कायनात में बेशुमार अक़साम की अशिया पाई जाती हैं, लेकिन इन अशिया की तश्कील करने वाले अनासिर की तादाद महदूद है। तो कायनात में बेशुमार लातादाद क्या है अशिया पाई जाती हैं, ये मगर जो जिनसे ये अशिया बन रही हैं यानी अनासिर से, तो अनासिर की तादाद क्या है? महदूद है। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले अनासिर की तादाद 94 से ज़्यादा नहीं है, यानी कुदरती तौर पर पाए जाने वाले अनासिर 94 से ज़्यादा नहीं है। धातों और गैर धातों की शक्ल में अनासिर की अहम दर्जा बंदी की गई है। तो अनासिर को जो दर्जा बंदी की गई है, किस में की गई है? धातों और गैर धातों में, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जैसा कि हमारा सबक भी यही था। तो ज़्यादातर अनासिर धातें हैं, यानी जितने भी अनासिर हैं उसमें सबसे ज़्यादा धातें मेटल्स हैं, बाकी या तो गैर धातें यानी नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स। अब ये मेटलॉइड्स क्या हैं? तो मेटलॉइड्स में धातों और गैर धातों दोनों की खुसूसियात पाई जाती हैं। तो मेटलॉइड वो होते हैं जिनमें धातुओं की भी खुसूसियात पाई जाती हैं और गैर धातुओं की भी खुसूसियात पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? मेटलॉइड। तो अनासिर या तो धातें होती हैं या गैर धातें या मेटलॉइड्स। ठीक है, ये कुछ अनासिर से मुतालिक बातें थी जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से इस सबक का जो तीसरा पार्ट था यहीं पर इख्तिताम होता है, और साथ ही जो सबक भी था यहीं पर मुकम्मिल होता है, सबक का भी इख्तिताम होता है। अगर हमारा सबक या हमारी कहें कि हमारी कोशिश जो हम कर रहे हैं उसे वो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।